अभिवादन करता हूं मैं। और आज हम शुरू कर रहे हैं हमारी फर्स्ट यूनिट का पार्ट 2। और पार्ट 2 में हम आज पढ़ने जा रहे हैं मापन में त्रुटियां, एरर्स इन मेजरमेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे यथार्थता और परिशुद्धता, एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। मापन में त्रुटियां, एरर्स इन मेजरमेंट। त्रुटियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एरर्स। त्रुटियों की अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन ऑफ एरर। ये 4 हमारे टॉपिक होंगे। एक और हिस्सा इसका रहेगा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स का, त्रुटियों का संयोजन। वो डिटेल में एक अलग वीडियो में, क्योंकि बड़ा चैप्टर है एरर्स का ही, और इसमें से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी एरर से संबंधित सवाल होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं यथार्थता और परिशुद्धता को। एक्यूरेसी और प्रिसिशन क्या होता है कि जब हम फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं तो हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। आप अभी 11th के प्रैक्टिकल लैब में जाएंगे तो आप वर्नियर कैलिपर्स से किसी तार का व्यास निकालेंगे, लंबाई निकालेंगे, स्क्रू गेज का यूज़ करेंगे, स्पेरोमीटर का यूज़ करेंगे, स्केल का यूज़ तो आप करते ही। हम कितनी ही सावधानी से किसी चीज़ का मेजरमेंट करें, लेकिन हमारे द्वारा जो मेजर्ड वैल्यू है, मापित मान है, और जो एक्चुअल मान है, उसमें अंतर रहता है। कोई ना कोई त्रुटि अवश्य रहती है। तो एक्यूरेसी यानी यथार्थता और परिशुद्धता, प्रिसिशन, ये दोनों मेजरमेंट से रिलेटेड हैं, मापन से संबंधित हैं। अक्सर इन दोनों को एक मान लिया जाता है, लेकिन इनमें ज़रा सा अंतर है। देखिए, एक होती है किसी भी माप की ट्रू वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू। एक होती है हमारे द्वारा मापी गई वैल्यू। उन दोनों में फर्क होता है। तो देखिए, यथार्थता क्या है? मापन की यथार्थता का अर्थ है किसी भौतिक राशि के मापित मान की उसके वास्तविक मान से निकटता। किन किन चीजों को बता रहा है? ये 2 शब्द इसमें आ रहे हैं, आप देखिए। एक मापित मान, मेजर्ड वैल्यू, और एक वास्तविक मान, ट्रू वैल्यू। यदि हमारे द्वारा मेजर किया गया जो मान है वो वास्तविक मान के निकट है, वास्तविक मान के आसपास है, जैसे किसी चीज की लंबाई 2.1 सेंटीमीटर है, हम मेजर कर रहे हैं 1.9 एक बार में, हम मेजर कर रहे हैं 2, फिर मेजर कर रहे हैं 2.2, फिर मेजर कर रहे हैं 2.3। तो ये 2.2 के करीब है। किससे हमें तुलना करना है? उसकी ट्रू वैल्यू से। तो ट्रू वैल्यू के यदि वो निकट है वैल्यू, तो वो ज्यादा यथार्थ कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, जब किसी भौतिक राशि का मापित मान उसके वास्तविक मान के जितना अधिक निकट होता है, तब मापन की यथार्थता उतनी ही अधिक होती है। अब परिशुद्धता पे आते हैं। परिशुद्धता रिलेटेड है हमारे द्वारा जो मेजर किए गई वैल्यू हैं, उन दोनों की एक दूसरे की निकटता। दोनों में महीन अंतर है, इसको आप समझ लें। परिशुद्धता रिलेटेड है, हमने किसी चीज की 4-5 मापें ली, वो यदि पास पास आ रही हैं, उनमें निकटता है, हम उनकी तुलना कर रहे हैं, उनमें निकटता है मापित मानों में, मेजर्ड वैल्यू में, तो वो परिशुद्धता कहलाएगी। जैसे आप मेजर कर रहे हैं 3.1, 3.2, 3.12, ये एक दूसरे के आसपास हैं, इनमें निकटता है, तो वो परिशुद्ध है, वो प्रिसिशन है। लेकिन यदि हम एक्चुअल वैल्यू से, ट्रू वैल्यू से कंपेयर करते हैं, तो वो यथार्थता होती है। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, जब किसी भौतिक राशि के मापित मान एक दूसरे के अधिक निकट होते हैं, तब परिशुद्धता उतनी ही अधिक होती है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका, दोनों चीजें समझ में आ जाएंगी आपको। मान लीजिए एक छड़ है जिसकी लेंथ 10.25 सेंटीमीटर है, और किसी स्टूडेंट ने 2 यंत्रों से ए और बी से, 2 यंत्र ए और बी से इस छड़ की लंबाई का मेजरमेंट किया। तो उसे जो रिजल्ट्स मिले, तो यंत्र ए से उसने जो माप की इस छड़ की, तो उसने 4 बार किया, तो 4 वैल्यूज उसको मिली 10.21 सेंटीमीटर, 10.23 सेंटीमीटर, 10.26 सेंटीमीटर और 10.29 सेंटीमीटर। ये किससे? इंस्ट्रूमेंट ए से उसने मेजर किया। दूसरे यंत्र बी से उसने मेजर किया इसी छड़ की लंबाई को, तो उसने लंबाई मापी 10.30 सेंटीमीटर,
10.31 सेंटीमीटर, 10.32 सेंटीमीटर और 10.33 सेंटीमीटर। अब आप देखिए ए और बी दोनों के मेजरमेंट आपके पास लिखे हैं। ट्रू वैल्यू यानी वास्तविक मान कितना लिखा हुआ है, ये 10.25। ये जो वैल्यूज आप देख रहे हो ये 10.25 के पास पास हैं। देखिए 10.21, 10.23, 10.26 और 10.29 ये किसके करीब हैं, 10.25 के। तो ये इस यंत्र के द्वारा जो माप की गई है वो यथार्थ है। यहां आप देखिए इस वैल्यू से तो ये दूर है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है इस कंडीशन में जब हम परिशुद्धता की बात कर रहे हैं। तो 10.3, 10.31, 10.32, 10.33 ये एक दूसरे के करीब हैं। मापित जो मान हैं वो यदि एक दूसरे के निकट हैं तो ये ज्यादा परिशुद्ध है। ये परिशुद्धता हुई। कोई भी माप यथार्थ भी हो सकती है और परिशुद्ध भी हो सकती है। वो उसके द्वारा नापे गए जो मान हैं वो पास पास भी हो सकते हैं और वास्तविक मान के करीब भी हो सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि वो यथार्थ भी हो सकती है और परिशुद्ध भी हो सकती है। लेकिन यदि परिशुद्ध है तो जरूरी नहीं है कि वो यथार्थ हो इस कंडीशन में, क्योंकि ये इससे बहुत दूर है। इससे कंपेयर करेंगे तो ये 10.25 है, ये 10.30 है। इसका मतलब ये हुआ कि यंत्र ए द्वारा की गई माप वास्तविक मान 10.25 के अधिक निकट है, इसलिए ये अधिक यथार्थ मापन है। परंतु बी के द्वारा की गई माप एक दूसरे के अधिक निकट है। परिशुद्धता जो नापी गई वैल्यूज हैं उनकी आपस में तुलना करना है कि वो एक दूसरे के निकट है कि नहीं। तो ये मापन बी का अधिक परिशुद्ध है। आशा है आपको दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी, यथार्थता और परिशुद्धता। अब हम एरर्स की बात करते हैं। देखिए कितनी भी आप सावधानी से करें मापन में त्रुटि होती है। तो एक होता है जैसा कि मैंने बताया भौतिक राशि का वास्तविक मान, और एक जो हम नापते हैं वो होता है मापित मान। ये कहलाती है ट्रू वैल्यू, ये कहलाती है मेजर्ड वैल्यू। तो त्रुटि जो ट्रू वैल्यू है उसमें से हम मेजर वैल्यू को घटा दें। ये ट्रू वैल्यू जो है वो औसत से निकलती है या उसमें किसी यंत्र को हम लेके आए उसमें लिखी हुई है। ये हमारी क्या है, ये मेजर्ड वैल्यू है। ठीक है, ट्रू वैल्यू में से हम मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर दें तो जो आएगा वो क्या होगी, हमारी एरर होगी। ये तो एरर की परिभाषा हो गई। किसी भी यंत्र द्वारा ली गई माप एक सीमा तक ही यथार्थ हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि जैसे एक मीटर स्केल है, आपके कंपास बॉक्स में जो मीटर स्केल होता है जिससे आप दूरी नापते हैं उसका सबसे छोटा खाना जो है वो 1 mm का होता है, 1 मिलीमीटर का होता है, या हम यूं कहें 1 मिलीमीटर मतलब 0.1 सेंटीमीटर का होता है। तो आप किसी भी चीज़ की लंबाई उससे निकालेंगे तो 1 mm की शुद्धता की तक ही लंबाई उससे मापी जा सकती है। इससे नीचे आप उससे मापा जाना संभव नहीं है। यानी 0.1 सेंटीमीटर या 1 mm से कम यदि लंबाई है किसी चीज़ की तो यू कैन नॉट मेजर्ड विथ मीटर स्केल। आप मीटर स्केल से उसे नहीं नाप सकते। तो हमारा कहना यह है कि कितना भी यंत्र अच्छा हो लेकिन किसी भी भौतिक राशि का निरपेक्ष मापन, बिल्कुल शुद्ध मापन असंभव है। और इसी अनिश्चितता को हम क्या कहते हैं, अनसर्टेनिटी को त्रुटि कहते हैं। त्रुटि निकालना है तो वास्तविक मान में से मापित मान घटाएंगे। तो अब हम त्रुटियों के प्रकार पर चलते हैं, टाइप्स ऑफ एरर। हमारे कोर्स में फिजिक्स में त्रुटियां बेसिकली 2 तरह की होती हैं। एक कहलाती हैं क्रमबद्ध त्रुटियां, सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर वो जो एक ही दिशा में होती हैं, वो जिनका कारण हमको ज्ञात होता है। और दूसरी होती है रैंडम एरर्स, यादृच्छिक त्रुटियां। रैंडम एरर ये प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी होती है। इनका कारण हमें ज्ञात नहीं होता, अज्ञात होती हैं। तो ज्ञात कारण है इसलिए इसको हम कम कर सकते हैं। रैंडम सिस्टमैटिक एरर को कम किया जा सकता है क्योंकि इनके रीज़न हमें मालूम होते हैं, लेकिन इनके रीज़न हमको मालूम नहीं होते। तो इसका सबसे सही तरीका है हम ऑब्जर्वेशन की संख्या को बढ़ा देते हैं, हम मेजरमेंट की संख्या को बढ़ा देते हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे बढ़ जाते हैं, प्रेक्षण हमारे बढ़ जाते हैं, और सारे प्रेक्षणों का हम क्या निकाल लेते हैं, औसत निकाल लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं, जिसको आपने 10वीं कक्षा में स्टैटिक्स में
सांख्यिकी में समांतर माध्य के रूप में पढ़ा है। औसत मतलब सारी चीज़ों को जोड़ दीजिए और जितनी चीज़ें हैं उतनी संख्या का भाग दे दीजिए, वो होता है औसत। तो एवरेज निकाल के हम इस रैंडम एरर को कम कर सकते हैं। अब क्रमबद्ध त्रुटियां कितने प्रकार की होती हैं वो देख लेते हैं। एक होती है यंत्रीय त्रुटि। अब इसके 4 एक प्रकार हैं। तो यंत्रीय त्रुटि 3 तरह की होती है। एक शून्यांक, हम आगे चल के इन पे बारी बारी से बात करेंगे। शून्यांक त्रुटि, जीरो एरर। दूसरी होती है अल्पतमांक त्रुटि, लीस्ट काउंट एरर। और तीसरी होती है अचर त्रुटि, कांस्टेंट एरर। तो यंत्रीय किसका प्रकार हो गया? सिस्टमेटिक एरर का। अब सिस्टमेटिक एरर के और प्रकार हैं। ये यंत्रीय के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? व्यक्तिगत त्रुटि, बाह्य कारणों के कारण त्रुटि और अपूर्णता की त्रुटि। तो हम बारी बारी से पहले क्रमबद्ध त्रुटियों पर थोड़ी थोड़ी बात करते हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं, फिर हम रैंडम एरर्स को समझेंगे और एक न्यूमेरिकल करेंगे ऐसा जिसमें सारी त्रुटियों को हम निकालेंगे। और एग्जाम में न्यूमेरिकल ही आता है। त्रुटियों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। जब तक आप इसको स्टडी नहीं करेंगे, इसको नहीं समझेंगे, आपको निकालना भी नहीं आएगा। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि सिस्टमेटिक एरर क्या है और रैंडम एरर क्या है और इनके क्या प्रकार है, जीरो एरर क्या है, लीस्ट काउंट एरर क्या है, ये सब आपको समझना पड़ेंगे, तभी आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो चलिए हम समझते हैं क्रमबद्ध त्रुटियों को। सबसे पहला प्रकार सिस्टमेटिक एरर में है यंत्रीय त्रुटियां। जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, ये त्रुटियां यंत्र की बनावट के कारण होती हैं। अब पहली इसमें है यंत्रीय त्रुटि में 3 है। तो पहली हमारी क्या है? जीरो एरर। इसको आप समझ लीजिए। ये क्या है? आपकी स्क्रीन पे वर्नियर कैलिपर्स है। वर्नियर कैलिपर्स में जब हम किसी चीज़ की त्रिज्या या व्यास निकालते हैं तो ये दोनों जबड़ों के बीच में उसको फंसाते हैं। वर्नियर कैलिपर्स की संरचना ये होती है कि ये जो पट्टी आपको दिख रही है ये उसका मेन स्केल होता है और यहाँ इसके ऊपर एक वर्नियर स्केल ये नट लगा रहता है और इसकी सहायता से इस मेन स्केल पे चलता है। इस छोटे वाले स्केल को कहते हैं हम वर्नियर स्केल और इसको कहते हैं हम मेन स्केल। जब इन दोनों जबड़ों को मिलाया जाता है तो कई बार ये जो जीरो है, वर्नियर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो, ये वाला जीरो मेन स्केल का और ये वर्नियर स्केल का जीरो, ये दोनों एक सीध में नहीं होते। या तो ये जीरो मेन स्केल के लेफ्ट साइड होगा या इसको कसने के बाद, और या फिर ये जीरो राइट हैंड साइड होगा। तो इसी आधार पर उसमें जीरो एरर आ जाएगा। जब आप मेजरमेंट करेंगे तो एरर आएगा, कम या ज़्यादा आएगा। देखिए कैसे, ये देखिए आप, जैसे ये वर्नियर कैलिपर्स है, इससे एक मेजरमेंट किया जा रहा है। ये आप देखिए एनिमेशन, तो इसमें जो वैल्यू आ रही 19 प्लस 0.36 प्लस 0.08 इसमें लिखा आएगा अभी। तो 0.08 जो है उसकी त्रुटि है शून्यांक त्रुटि, जिसको घटाया जाता है चिन्ह सहित। क्या मतलब हुआ इसका? वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज आदि यंत्रों में, जैसा कि मैंने बताया, प्रारंभिक स्थिति मतलब जबकि इसके जबड़ों को मिलाया जाए, मुख्य पैमाने और वर्नियर पैमाने के चिन्हों को एक सीध में होना चाहिए। ये दोनों स्केल, इसका जीरो और इसका जीरो, ये जो मेन स्केल है, ये जो पट्टी है, ये हमारे स्केल जैसा है और ये वाला स्केल है वर्नियर स्केल, इसके जीरो एक सीध में होना चाहिए। तो यदि ये दोनों पैमाने एक सीध में नहीं है तो इस त्रुटि को क्या कहते हैं? शून्यांक त्रुटि। और इसके निवारण के लिए, इसको दूर करने के लिए जो हमने पाठ्यांक लिया है उसमें से शून्यांक त्रुटि को चिन्ह सहित घटाना चाहिए। अब हम समझेंगे कि जीरो एरर पॉजिटिव कब होती है और निगेटिव कब होती है, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल भी करना है। वर्नियर कैलिपर्स का आप प्रैक्टिकल करेंगे, स्क्रू गेज का करेंगे, तो आपको जीरो एरर पता होना चाहिए। तो जीरो एरर 2 तरह की, एक धनात्मक और ऋणात्मक। चलिए इस डायग्राम से देखते हैं। ये जो नीचे का डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें ये वाला जो स्केल है ये मेन स्केल है और उसके नीचे ये छोटा स्केल है, इसको हम, जो इसके ऊपर चलता है, इसको कहते हैं वर्नियर स्केल। जब इन दोनों को मिलाते हैं तो यहां पर देखिए पॉजिटिव या धनात्मक जीरो एरर क्या है? यदि वर्नियर स्केल का जीरो मुख्य स्केल के जीरो के राइट हैंड साइड है, मुख्य स्केल के दाएं तरफ होता है, तो शून्यांक त्रुटि क्या होगी? धनात्मक। ये देखिए इन दोनों को मिलाने पर ये जो जीरो है ये किस तरफ है? दाईं तरफ है।
दाईं तरफ है तो शून्यांक त्रुटि धनात्मक है। और यहां देखिए ये लेफ्ट साइड है, ये जीरो कहां है, मेन स्केल के लेफ्ट साइड है। यदि जीरो वर्नियर स्केल का मेन स्केल के बाएं तरफ होता है तो ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि होती है, और यदि वर्नियर स्केल का जीरो मुख्य स्केल के जीरो के दाहिनी तरफ होता है तो शून्यांक त्रुटि धनात्मक होती है। तो चिन्ह सहित इनको घटाते हैं। यदि माइनस भी है तो हमारी वैल्यू क्या आई, मेजर्ड वैल्यू मान लो 3.2 आई, 3.2, और शून्यांक त्रुटि नेगेटिव है तो शून्यांक त्रुटि 3.2 माइनस, फिर माइनस मान लीजिए त्रुटि 0.02 है तो 0.02 प्लस हो जाएगी, चिन्ह सहित वो घटती है। हम आगे उदाहरण में देखेंगे। दूसरा प्रकार है यंत्रीय त्रुटि का। क्रमबद्ध त्रुटियों का पहला प्रकार यंत्रीय त्रुटि है। यंत्रीय त्रुटि का दूसरा प्रकार लीस्ट काउंट एरर। अब लीस्ट काउंट शब्द जो है वो आपको पता है, लीस्ट माने सबसे छोटा। कोई भी यंत्र हो उससे सबसे छोटी मेजरमेंट जो हम कर सकते हैं उसको कहते हैं उस यंत्र का लीस्ट काउंट या अल्पतमांक, और यही उसकी एक्यूरेसी की लिमिट होती है, यथार्थता की सीमा होती है। इसके कारण जो त्रुटि हो रही है, इसके कारण जो एरर आ रहा है उसको हम कहते हैं अल्पतमांक या अनुमेय त्रुटि। लीस्ट काउंट जैसे स्केल है उसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है, वर्नियर कैलिपर्स का 0.01 सेंटीमीटर है। इसके कारण जो एरर आ रही है, ये जो स्केल है हमारा, स्केल का जो पहला खाना है ये 0.1 सेंटीमीटर का होता है, दूसरा 0.2 का हो गया, इस तरह से 0.9 और 10वां 1 आ गया 1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर यानी 1 mm, 1 mm से नीचे ये मेजर नहीं कर सकता। इसके कारण जो त्रुटि होती है उसको कहते हैं अनुमेय त्रुटि या लीस्ट काउंट एरर। अब हम इसको समझते हैं। मान लीजिए मीटर पैमाने का हम जानते हैं कि लीस्ट काउंट जो है वो 0.1 सेंटीमीटर होता है। यदि इससे हमने कोई मेजरमेंट लिया, वो 2.3 सेंटीमीटर इससे मेजर किया, और तो इसके माप में जो इसका लीस्ट काउंट है उसके प्लस 0.1 या माइनस 0.1 की त्रुटि हो सकती है। 0.1 आगे पीछे हो सकता है कि हमने जब मेजर किया तो हमारे देखने में तीसरा खाना ना देख के हमने चौथा खाना पढ़ लिया, जबकि एक्चुअली में वो जो रेखा की लंबाई थी वो 2.3 थी, या 2.2 हमने पढ़ लिया। तो इसका मतलब है प्लस या माइनस 0.1 सेंटीमीटर की त्रुटि हो सकती है। अब इस अनुमेय त्रुटि को निकालेंगे कैसे? अनुमेय भिन्नात्मक त्रुटि होती है लीस्ट काउंट बटे माप, अल्पतमांक में उस माप का भाग दे देंगे। तो हमारा अब लीस्ट काउंट क्या है 0.1, माप हमने कितनी ली 2.3, तो हम 0.1 में 2.3 का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। जब हम इसका भाग करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.0434। इसे हम परसेंटेज में भी निकालते हैं। परसेंटेज में निकालना है तो क्या है, अनुमेय भिन्नात्मक या अनुमेय भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि, अनुमेय प्रतिशत त्रुटि बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या कर देंगे 100 का इंटू कर देंगे। ये 0.1 मतलब अल्पतमांक बटे माप गुणित 100, ये अल्पतमांक लीस्ट काउंट, ये इसकी वैल्यू इतनी आई 0.1 अपॉन 2.3, इसमें 100 का इंटू कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या आई थी 0.0434। 0.434 में हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4.34%। इतना इसमें लीस्ट काउंट एरर है। तो ये हमने लीस्ट काउंट एरर समझ लिया। तीसरा प्रकार है इसका कांस्टेंट एरर, किसका, यंत्रीय त्रुटि का, अचर त्रुटि। यदि किसी यंत्र में गलत चिन्ह लगे होते हैं तो बार बार परीक्षण लेने पर भी त्रुटि दूर नहीं होती। ये यंत्र के गलत अंशांकन कैलिब्रेशन के कारण होती है, इसको अचर त्रुटि कहते हैं। इसे दूर करने के लिए अच्छे मापक यंत्रों का उपयोग करना चाहिए। इस पूरी बात का मतलब है कि आप बाजार से कोई चीज़ खरीदने गए, आपने एक मीटर स्केल खरीदा, आपने कंपास खरीदा, तो आपने खरीदा, उसके बाद जब उसको देखा तो उसमें चिन्ह जो है गलत प्रिंट थे, गलत बनाए गए थे। 0.1 सेंटीमीटर और 0.2 सेंटीमीटर के बीच में दूरी ज़्यादा थी या पास पास थी, तो वो गलत था, अंशांकन उसका गलत था। तो यदि आप उससे मेज़र करेंगे तो आपका जो परिणाम है वो गलत आएगा। तो इसका दूर कैसे हो सकती है कि हम अच्छे यंत्रों का उपयोग करें। अब दूसरी क्रमबद्ध का दूसरा प्रकार क्या है, व्यक्तिगत त्रुटि।
प्रयोगकर्ता द्वारा सही पाठ न लेने के कारण होने वाली त्रुटि को व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं। इसके लिए प्रयोगकर्ता को सावधानी से पाठ लेना चाहिए। इसका मतलब यह है कि लापरवाही से आप पाठ ले रहे हैं। यदि आपको कोई चीज़ की दूरी नापना है तो आप जैसे लंबन दूर करते हैं हम प्रैक्टिकल में, तो आप आंख को सीधे में नहीं रख रहे। कोई भी मेजरमेंट लेते हैं तो आप साइड से ले रहे हैं, बिल्कुल सामने रखकर लंबवत स्थिति में रखकर आप परीक्षण नहीं ले रहे हैं। तो त्रुटि क्या होगी, उसमें कोई ना कोई त्रुटि होगी, तो वो क्या कहलाएगी, व्यक्तिगत त्रुटि। ये उसके व्यक्ति के अनुभव पर आधारित होती है। यदि अनुभव अधिक है तो वो ऐसी गलती नहीं करेगा। तो हमें बड़ी सावधानी से पाठ लेना चाहिए, तो इस त्रुटि को दूर किया जा सकता है। अब अगली होती है बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। कुछ बाहरी भौतिक राशियां जैसे ताप, दाब, वायु के कारण मेजरमेंट में कुछ त्रुटि आती है, उसको कहते हैं बाह्य त्रुटि कहते हैं, एक्सटर्नल एरर है ये। जैसे वायु की दिशा में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। सरल लोलक जिसको पेंडुलम कहते हैं, या पेंडुलम वाली घड़ी यदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएं तो उसका जो आवर्त काल है वो बदल जाता है। तो इसके लिए उचित संशोधन माप में लगाया जाता है। अपूर्णता, यह त्रुटि उपकरण की अपूर्णता के कारण होती है। जैसे सिंपल पेंडुलम का हम प्रयोग कर रहे हैं तो वायु के घर्षण के कारण उसके आवर्त काल का आकलन सही नहीं होगा, तो ये थोड़ा बहुत फर्क उसमें आएगा, तो इसका आकलन सही करना कठिन है। ये तो सिंपल सी बातें हैं, ये एग्जाम में आपसे नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन जो न्यूमेरिकल है वो जरूर पूछे जाते हैं, और वो तब आएंगे जब आप इस चीज़ को, रैंडम एरर को और सिस्टमेटिक में लीस्ट काउंट एरर को, जैसा कि आपने समझ लिया है, उसको समझेंगे। हम जब सवाल करेंगे तो आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। रैंडम एरर की बात करते हैं। रैंडम एरर का मतलब ये होता है, ये जिसका कारण ज्ञात नहीं होता। जिनके कारण ज्ञात हैं वो तो सिस्टमेटिक एरर हैं, क्रमबद्ध त्रुटियां हैं। तो यदि कोई मापनकर्ता किसी भौतिक राशि की माप बार बार लेता है और हर बार अलग अलग पाठ्यांक प्राप्त होते हैं, कभी 2.1 आ रहा है, कभी 2.2 आ रहा है, कभी 2.4 आ रहा है, तो इस त्रुटि को क्या कहते हैं, रैंडम एरर कहते हैं, यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। तो इसको कम करने का क्या उपाय है, समांतर माध्य। जैसे मैंने इस वीडियो की शुरुआत में ही आपसे कहा कि इसका दूर करने का तरीका रैंडम एरर का ये है कि हम सारी मापों का क्या निकाल लें, औसत निकाल लें, समांतर माध्य निकाल लें, और जो हम समांतर माध्य निकालते हैं यही शुद्ध वास्तविक मान कहलाता है। इसी को ट्रू वैल्यू कहते हैं। आगे सवाल जब हम करेंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट का जो न्यूमेरिकल है वो इस पूरे टॉपिक की जान है। उसमें सारी त्रुटियों को एक ही सवाल में हम करने का प्रयास करेंगे, और उसको आप समझ लेंगे तो किसी भी एग्जाम में त्रुटियों से संबंधित कोई प्रश्न आएगा तो आप उस तरीके का आएगा तो आप उसे आसानी से कर सकते हैं। तो हमने औसत निकालना है, कैसे निकलेगा, मान लीजिए किसी भौतिक राशि की n मापें ली गई, n से मतलब नंबर, 5 मापें ली गई, और उनकी वैल्यूज क्या क्या है, a1, a2, a3, an। तो इनका एवरेज कैसे निकलेगा, जिसको ए मीन कहते हैं, या ए के ऊपर हम क्या लगाते हैं, बार लगाते हैं, ए बार कहते हैं, बार ए कहते हैं। तो इन सबको जोड़ के हम कितनी है, ये मान लो 6 हैं तो 6 का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। ये इस सफिक्स एन है। मान लीजिए 5 हैं तो 1 2 3 4 5, पाँचों को जोड़ेंगे और 5 का भाग दे देंगे, ए एवरेज। तो जो ए मीन निकलता है, ध्यान रखिएगा, ये जो ए मीन है यही ट्रू वैल्यू है, आगे सवाल में काम आएगी। ए मीन को कहते हैं, समांतर माध्य जो निकला वही वास्तविक मान है। इसको इन जनरल इस फार्मूले को इस तरह से लिखा जाता है। समांतर माध्य का फार्मूला है 1/n समेशन i to n, माने 1 से n तक, 5 तक गया है तो 1 से 5 i = 1, और यहाँ n 5 तक गई, 6 तक गई, 6 लिखाएगा, ए आई, यहाँ वो सारे नंबरों का योग आएगा, ये जो योग है वो आएगा। ये फार्मूला होता है ए मीन का। तो इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ एरर, त्रुटियों की अभिव्यक्ति कैसे करते हैं, किस तरह से हम निकालेंगे, तो इसके 3 तरीके हैं, इसके 3 प्रकार हैं। यहां से और टॉपिक महत्वपूर्ण हो गया है। इन तीनों प्रकारों को आपको ध्यान से समझना है। पहला निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर, दूसरा रिलेटिव एरर, आपेक्षिक त्रुटि, और तीसरा प्रतिशत त्रुटि। कैसे निकलेगी आप इसको गौर से समझ लीजिएगा। निरपेक्ष त्रुटि, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और मापित मान को प्रेक्षित मान भी कहते हैं, ऑब्जर्व्ड वैल्यू भी कहते हैं, मेजर्ड वैल्यू को ऑब्जर्व्ड वैल्यू भी कहते हैं। इसके अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। समझ में आई बात? वास्तविक मान और मापित मान का अंतर,
वास्तविक मान किसको अभी बताया? ए मीन को कहते हैं। ए मीन यानी एवरेज, औसत। 5 आपने माप किए हैं, पांचों को जोड़ के 5 का भाग दीजिए, वो क्या निकलेगी? वास्तविक वैल्यू निकलेगी, ए मीन। और ए मीन या ए बार में से जो मापित मान है, ए आई जिसको कहते हैं, A1 है, A2 है, A3 है, उसको हम घटा देंगे तो वो क्या कहलाएगी? निरपेक्ष त्रुटि। ये अलग अलग मानों में निकलती है। फिर माध्य निकलेगी उसकी, तो निरपेक्ष त्रुटि कैसे? इसको लिखते हैं मॉड डेल्टा ए आई इक्वल्स टू ए बार माइनस ए आई। मॉड का मतलब होता है इसका जो परिणाम आता है, चाहे इसका के अंदर परिणाम माइनस आए चाहे प्लस आए, इसका जो परिणाम होगा बराबर होगा, वो पॉजिटिव राशि होती है। ये परिमाण ही बोलते हैं इसको, इंग्लिश में मॉड बोलते हैं। तो मॉड डेल्टा ए आई इक्वल्स टू ए बार माइनस ए आई, ये इसी का मतलब है। निरपेक्ष त्रुटि क्या कहेंगे? मॉड डेल्टा ए आई, वास्तविक मान ए मीन, ये ए मीन या ए बार माइनस ए आई। यदि किसी भौतिक राशि के मापित मान A1, A2, A3, AN है तो इनका माध्य ए बार या ए मीन ही वास्तविक मान होता है, जो मैं बार बार आपको कहता हूं। तो मापन में निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी? अब हम अलग अलग निकालें। ये हमारा फार्मूला है, डेल्टा ए आई मॉड डेल्टा ए आई इक्वल्स टू मॉड ए बार माइनस ए आई। पहले में निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकलेगी? पहले मापित मान में, पहले मापित मान की निरपेक्ष त्रुटि निकालना है तो पहले मापित मान को माध्य मान यानी वास्तविक मान में से घटाना पड़ेगा। तो ए बार में से हम A1 घटा देंगे। दूसरी वैल्यू में निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकलेगी? मॉड डेल्टा A2 इक्वल्स टू मॉड ए बार माइनस A2। तीसरे में कैसे निकलेगी? ऐसे ही बारी बारी से निकलती जाएगी। A3 को घटा देंगे और n में कैसे निकलेगी? AN को घटा देंगे। तो इस तरह से हमने निकाला। अब इन सब की माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य शब्द का मतलब क्या होता है? औसत। निरपेक्ष त्रुटि हमने अलग अलग वैल्यूज में निकाल ली, इनका माध्य निकालेंगे तो इन सब का क्या होगा? टोटल होगा, और ये जितनी है उतने का क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि में डेल्टा ए मीन, इसको क्या लिखते हैं? डेल्टा ए मीन। निरपेक्ष त्रुटि को लिखते हैं मॉड डेल्टा ए आई, और माध्य इनका निकालेंगे तो डेल्टा ए मीन। तो ये सारी जुड़ जाएंगी, डेल्टा मॉड डेल्टा A1 प्लस मॉड डेल्टा A2 प्लस मॉड डेल्टा A3 एंड सो ऑन मॉड डेल्टा AN अपॉन n। सबको जोड़ के हम n का भाग दे देंगे तो हमारी एवरेज एब्सोल्यूट एरर निकल आएगी। ये इसका फार्मूला हो गया, जो हमारा एवरेज का फार्मूला होता है, समांतर माध्य का होता है। अर्थमेटिक मीन का जो फार्मूला है वही 1/n i इज इक्वल टू 1 to n मॉड a डेल्टा ए आई, ये n का भाग हो गया, 1/n लिख दिया। हम इसको ये इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम निकालते हैं आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि का मतलब होता है जो हमने अभी निकाली माध्य निरपेक्ष त्रुटि और उस भौतिक राशि के माध्य या वास्तविक मान का अनुपात। वास्तविक मान क्या? ए मीन, तो इसको डेल्टा ए कहते हैं। माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या थी? डेल्टा ए मीन, उसमें ए मीन का हम भाग दे देंगे तो ये आ जाएगी आपेक्षिक त्रुटि। अब तीसरी होती परसेंटेज, इसी में यदि 100 का गुणा कर दें तो वो क्या हो जाती है? परसेंटेज एरर हो जाती है। जब आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, ये जो ऊपर वाली त्रुटि है इसको हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं तो इसको कहते हैं परसेंटेज एरर। तो क्या होगा? इस फार्मूले में 100 का क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, तो ये प्रतिशत त्रुटि बन जाएगी। डेल्टा ए डेल ए इक्वल्स टू डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100। तो इस तरह से त्रुटियों को हमने पढ़ा। अब हम एक सवाल से इन पूरी त्रुटियों को हल करने का प्रयास करते हैं। सवाल क्या है वो? एक प्रयोग में किसी वस्तु की लंबाई, ये सरल नहीं है, किसी वस्तु की लंबाई 4.12 मीटर, 4.10 मीटर, 4.13 मीटर, 4.08 मीटर, 4.05 मीटर, 4.15 मीटर प्राप्त होती है। तो ज्ञात कीजिए, पहला वस्तु की माध्य लंबाई, दूसरा प्रत्येक प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि, तीसरा माध्य निरपेक्ष त्रुटि और चौथा आपेक्षिक त्रुटि। तो देखिए, ये प्रेक्षण किसी छात्र ने लिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारी मापित मान है।
तो हम सबसे पहले हमसे क्या निकलवा रहा है, वस्तु की माध्य लंबाई। माध्य लंबाई से मतलब इसका समांतर माध्य, और इसका मतलब है कि ये वास्तविक मान निकालेंगे हम सबसे पहले। तो क्या करेंगे, एवरेज निकालने का सबका जोड़ के भाग दे देंगे, वो ए मीन निकालना है, A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन AN अपॉन N, ये A सफिक्स n है। तो इन सबको जोड़ दीजिए, 4.12 प्लस 4.10 प्लस 4.13 प्लस 4.08 प्लस 4.05 प्लस 4.15 अपॉन 6। इनका जब हम टोटल करते हैं तो टोटल आता है 24.63 अपॉन 6, और 6 से इसमें भाग देते हैं तो ये आती है 4.10 m। आगे के सवाल में ये 4.10 m, ये जो संख्या है, ये जो फिगर है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारा वास्तविक मान आ गया, और पहले सवाल के पहले हिस्से का उत्तर आ गया कि वस्तु की माध्य लंबाई। यदि वो लिखते कि वस्तु की वास्तविक माप ज्ञात कीजिए तो भी हमें क्या निकालना था, ए मीन निकालना था। तो 4.10 इसका ए मीन है। अब हम दूसरी चीज निकालेंगे, सवाल को फिर से लिख लेते हैं। दूसरी चीज में वो क्या पूछ रहा है, प्रत्येक परीक्षण में निरपेक्ष त्रुटि, हर परीक्षण में। तो हर परीक्षण में निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है, अभी हमने पढ़ा है, मॉड डेल्टा ए आई इक्वल्स टू मॉड ए मीन माइनस ए आई। ए मीन हमारा क्या आया, 4.10 m। ए आई माने A1, A2, A3, A4, A5, A6। तो हम बारी बारी से सबसे पहले A1 को घटाएंगे, किस में से, ए मीन में से, 4.10 में से। तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा, मॉड डेल्टा A1 इक्वल्स टू मॉड ए मीन माइनस ए आई की जगह हम क्या लिख देंगे, A1। ए मीन की वैल्यू हमारी यहाँ देखिए क्या है, 4.10 है, तो हमने क्या लिखा, 4.10, और A1 की वैल्यू क्या है, 4.12, 4.12 को माइनस किया तो यहाँ आया है ये 0.02। आप कहेंगे कि ये 4.10 है, 12 है, ये माइनस आएगा, लेकिन ये मॉड लगा हुआ है, इसके कारण इसका परिणाम क्या लिखा जाएगा, प्लस में लिखा जाएगा। हमने ये कहा कि यहाँ ध्यान रखिए, जब आप प्रत्येक परीक्षण में निरपेक्ष त्रुटि निकालते हैं तो चाहे आपका घटाने पर माइनस आए चाहे प्लस आए, आपको आंसर क्या लिखना है, प्लस में लिखना है, क्योंकि ये मॉड लगा है। मॉड का मतलब होता है मापांक, और मापांक किसी भी राशि का, चाहे वो धनात्मक राशि हो और चाहे वो ऋणात्मक राशि हो, मापांक उसका क्या होता है, धनात्मक होता है। तो मॉड उसका क्या होगा, प्लस निकलेगा। तो ये एक्चुअली में तो आ रही है माइनस, लेकिन ये मॉड के कारण क्या लिखाएगी, प्लस 0.02। दूसरे वाले में निकालेंगे तो दूसरे वाले को, ये हमारा मीन है, ये सब में आएगा ए मीन की जगह। अब हम A2 घटा देंगे तो A2 की वैल्यू क्या है, 4.10। ये 4.10 में से 4.10 गया तो 0.00 m आ गया, मीटर आ गया। तीसरी वैल्यू हमारी क्या है, यहाँ देखिए 4.13। 4.13 माइनस आएगा तो माइनस 0.03 आएगी, लेकिन मॉड के कारण ये प्लस लिखाएगी। चौथा हमारा क्या है, चौथा वैल्यू देखिए 4.08, यहाँ 0. ये प्लस में ही आएगी, 0.02। लिखाना तो सभी प्लस है, चाहे प्लस आए चाहे माइनस आए। पांचवी आएगी 4.10 माइनस 4.05, ये 0.05 आ जाएगा। और छठवीं ए मीन माइनस A6, यहाँ जो फार्मूला है ए आई वाला, ये 1 से 6 तक ये घटते गए, 4.10 माइनस 4.15, तो ये हो गया 0.05 मीटर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम निकालेंगे चौथी चीज, आपेक्षिक। सबसे पहले निकालें माध्य निरपेक्ष त्रुटि, ये हमने अभी निकाला था, ये दोबारा हमने लिख दिया, ये मॉड की वैल्यू आई। तो अब माध्य, इन सब का माध्य, ये जो 6 वैल्यू निकाली हैं इन सब का एवरेज निकाल लीजिए। तो ये जो तीसरा है हमारा आ जाएगा। पहले हमने दूसरा निकाला, प्रत्येक परीक्षण में निरपेक्ष त्रुटि ये आई। अब हमने इन सब का माध्य निकाला तो वो क्या होगी, माध्य निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा ए मीन। तो इन सबको जोड़ दीजिए, ये जो आए तो इन सब की वैल्यू हम रख देते हैं, 0.02, 0.0, 0.03, 0.02, 0.05, 0.05 अपॉन 6। इन सब का जब हम सम करते हैं तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा ए मीन आएगी। इन सब का टोटल आया 0.17 अपॉन 6, भाग देते हैं तो ये आता है 0.02833 मीटर। हम इसको लिख सकते हैं 0.03, ये 8 है तो ये 2 को हमने क्या कर दिया, 3 कर दिया, तो 0. ये आ गई। अब ये चौथी चीज हमको निकालना है, आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि का सूत्र क्या होता है, डेल ए
इक्वल्स टू डेल्टा ए मीन, यानी ये वाला अपॉन ए मीन। ए मीन क्या है हमारे पास, ये है 4.10 और डेल्टा ए मीन क्या है 0.03 मीटर। ये हमारा फार्मूला है आपेक्षिक प्रतिशत त्रुटि निकालने का। डेल ए इक्वल्स टू डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100। तो डेल्टा ए मीन 0.03 और ए मीन की वैल्यू ये है हमारे पास 4.10, जो कि हम पहले निकाल चुके हैं। हम इसकी वैल्यू रख देंगे दोनों की, तो आएगी आपेक्षिक प्रतिशत त्रुटि डेल ए इक्वल्स टू 0.03 अपॉन 4.10 इंटू 100। जब हम 0.03 में इसकी भाग देंगे 4.10 का, तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.0073 इंटू 100 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अल्टीमेटली हमारे पास आपेक्षिक प्रतिशत त्रुटि आएगी 0.73%। अकेली आपेक्षिक प्रतिशत त्रुटि निकालना होती तो हम 100 का मल्टीप्लाई नहीं करते। तो इस तरह से हमने एक ही सवाल में वस्तु की माध्य लंबाई यानी वास्तविक मान सबको जोड़ के हमने भाग दे दिया 6 का, वो निकाला। प्रत्येक प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि इस फार्मूले से ये निकली, ये 6 मान आए। फिर इनका माध्य निकाला, वो कहलाई माध्य निरपेक्ष त्रुटि, और फिर उसके बाद हमने इस फार्मूले से निकाली आपेक्षिक प्रतिशत त्रुटि। आशा है कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। इसमें सारे प्रकार की त्रुटि हमने निकाली है। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्बिनेशन करेंगे एरर्स का, त्रुटियों का संयोजन किस तरह से जोड़ी जाती हैं, किस तरह से घटाई जाती हैं, किस तरह से गुणा में यूज़ होती हैं, किस तरह से भाग में यूज़ होती हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज आपको एरर का ये जो चैप्टर है वो मैंने पूरा आपको बताया। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो को देखिएगा, पूरा देखिए, तब आपको एरर समझ में आएगा। और यदि आपको समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए यदि आपको स्पेशल किसी विषय पर, किसी टॉपिक में परेशानी जा रही है, तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।